आ जाओ अपन नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 अपने टीएमएच का, ठीक है, पॉलिटी। ये चैप्टर में क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। चैप्टर 1 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखा, चैप्टर 2 में अपन ने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, अब चैप्टर 3 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वैसे तो देखो ये चैप्टर बिल्कुल बेस चैप्टर है, इसका प्री से इतना लेना देना नहीं है पीटी से, लेकिन ये मेंस में कहीं जुड़ता हुआ अपने को काम में आता है, ठीक है ना, ऐसे। तो सबसे पहले देखो अपन देखते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये सिद्धांतों का समूह है, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, जो इसके बारे में उन प्रिंसिपल जो उस देश के बारे में बताते हैं, जिन प्रिंसिपल से वो देश शासित होता है, इनके ग्रुप्स को बोलते हैं संविधान। बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। यूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है ना, तो ऐसे ही। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक कमांड होता है। तो कंप्यूटर लाइन में बता रहा हूँ, जैसे कमांड एक चीज़ को करने का, ग्रुप ऑफ कमांड प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स का ग्रुप सॉफ्टवेयर। ऐसे ही है कि संविधान क्या है, सिद्धांतों का समूह है, प्रिंसिपल्स का समूह। संविधान के कार्य क्या होते हैं, तो अपन टोटल देखो, वैसे बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें और हैं, लेकिन मेन यही है, ये भी जान लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो संविधान का क्या क्या कार्य है, सबसे पहले ये राज्य, राज्य का मतलब क्या है, तो ये स्टेट है। वैसे अपन जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो बताऊंगा स्टेट क्या है। तो यहाँ राज्य से मतलब वो नहीं है जैसे आज अपन देखते हैं 28 राज्य है जिसमें एक राजस्थान है, ये वो चीज़ नहीं है। राज्य से मतलब ये स्टेट, जैसे बोलते हैं ना कि यार कि तुम्हारे कुंडली में तो राजयोगी नहीं है, तो ये वो राज्य है। तो इसमें क्या आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, सभी गवर्नमेंट बॉडीज़, वो सारे। तो आर्टिकल 13 में वो डेफिनेशन है राज्य की, वैसे आर्टिकल 366 में भी दी हुई है। तो ये राज्य की प्रकृति, राज्य का नेचर बताता है कि स्टेट भारत का कैसा राज्य होगा। तो ये जैसे अपन देखते हैं ना कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये अपनी नेचर है कि भारत किस तरह का राज्य है। जैसे मान लो आपको जानना हो कि जैसे यार युगांडा किस तरह का राज्य है, तो अपन युगांडा का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या उसका प्रेम्बल पढ़ते हैं तो पता चलता है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भारत की राज्य की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। फिर राज्य की सीमा, ये सीमा वो ज्योग्राफिकल सीमा नहीं है कि हमारी सीमा ये है, नो, ये सीमा है कि राज्य की लिमिटेशंस क्या क्या है, कि राज्य क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो वो सीमाएं हैं। जैसे आज अपन नागरिक के रूप में देखें तो अपनी सीमा है ना, अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन राज्य की सीमा डिसाइड करता है, वो लिमिटेशंस, मतलब वही ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, मतलब ये चीज़ कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, ये सीमा होती है। मूल्य, कि किन वैल्यूज़ को अपन को इंश्राइन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन लिखी हुई है उनको लागू करना, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ लिखी, जो वैल्यूज़ देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। तो बिल्कुल वही है जो अपन ने देखा अभी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और बाकी जो अपन जैसे ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जैसे जैसे समय के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये चैप्टर आपके ऑटोमेटिक तैयार होते जाएंगे। मूल्य, फिर क्या, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज, ये सब क्या है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। मौलिक अधिकार क्या, कि जो इंसान के लिए जरूरी है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी गरिमा के लिए, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। डिवीजन ऑफ पावर, जैसे यूनियन 5 पार्ट 5 पार्ट 6 में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो सारा। तो ये कार्य है, ये कौन बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा अभी किसकी क्या सीमा है, कैसे करना है, कैसे देश चलेगा ये। फिर अच्छे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संक्षिप्तता, मतलब कंसाइज होता है, ठीक है ना, ऐसे स्पष्टता, क्लियरिटी, एम्बिग्यूटी नहीं हो किसी भी शब्द के अंदर, जो शब्द वो बोलना चाहता हो वो क्लियर हो। परिभाषाएं, जैसे अपन देखते हैं आर्टिकल 366 में, तो परिभाषाएं बिल्कुल क्लियर कट समझा रखी हूँ। अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अनुकूलन क्या होता है, कि जैसे अपन देखते हैं राजस्थान में जब गर्मी होती है तो अपन गर्मी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, सर्दी सर्दी के अकॉर्डिंग। तो कहने मतलब अपन अपने आप को उस बदलते हुए पर्यावरण में ढाल लेते हैं, अनुकूलन था, एडप्शन। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में एडप्शन होना चाहिए। लिखा गया था कब, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 1949 में लागू हुआ, उस दौरान लिखा गया। तब परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग है। तो बदली हुई परिस्थितियों में भी ये बदली हुई या जो बदली हुई आवश्यकताएं हैं उनको ये पूरा कर सके, ये होती है अनुकूलनता, एडेप्टेबिलिटी। तो ये होनी चाहिए। तो ये अपने हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अपन देखते हैं चीज़ें। दूसरी व्यापकता है, व्यापकता मतलब वो मानव जीवन के हर क्षेत्र को टच करे। ऐसा नहीं कि मतलब मानव के हर जीवन को क्षेत्र करे और टच करे, और जितने भी अपन समुदाय देखते हैं, चाहे वो सबल हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के हितों की रक्षा करे। ये ऐसी एक बेहतर संविधान से अपेक्षा की जाती है। तो ये अपेक्षा कैसी पूरी होती है, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से, डीपीएसपी अपन लिख सकते हैं, राज्य नीति निर्देशक इनको बोलते हैं, उनके माध्यम से। तो ये अच्छे संविधान की विशेषता है। फिर अपन देखते हैं संविधान के प्रकार, जैसे विश्वमानिक तरह के हैं वो। तो ये एक है लिखित, अलिखित, फिर दूसरा कठोर, लचीला, संघीय, एकात्मक, ये सारे।
बुक में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, लेकिन बेसिक ही हैं, इन पे देखते हैं। ठीक है, तो संविधान के प्रकार में अपन पहला देखते हैं लिखित, अलिखित, रिटन और अनरिटन, कठोर, टफ एंड लचीला, फ्लेक्सिबल, संघीय में अपन इसको अपन बोलते हैं यूनियन, सॉरी संघीय का अपन पढ़ते हैं फेडरल और एकात्मक का अपन पढ़ते हैं यूनियन। तो ये विभाजन से आएंगे, मतलब विभाजन मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं लिखित, रिटन और अलिखित, अनरिटन। तो देखो पहले तो एक ही समझो, लिखित का तो मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने यूं अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखा, और अलिखित का मतलब होता है अपन ने यूं अल्फ़ाबेट्स के रूप में नहीं लिखा, कॉमन सेंस अपन जैसे ही लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एग्जाम्पल इसका ये है, ब्रिटेन है अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बुक की फॉर्म में नहीं है या टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है। तो अलिखित को अपने को ये नहीं समझना है, ऐसा नहीं है आप समझो कि यार मुंह से याद सब लोगों को याद ही है दिमाग में, ऐसा नहीं है लिखित का मतलब। तो फिर क्या है इसका मतलब, तो इसके अलिखित का मतलब समझने के लिए पहले लिखित का मतलब समझो। लिखित का मतलब क्या है कि सामूहिक चर्चा, कार्य पश्चात, मतलब सामूहिक चर्चा का परिणाम है, सामूहिक चर्चा के पश्चात अपन ने जो कार्य किया और उसके बाद वो एक जो टेक्स्ट आया सामने, उसको अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने देखा कि भाई कैबिनेट मिशन आया, उसके तहत अपन ने देखा कि 24 मार्च ये कैबिनेट मिशन आया 1946। फिर अपनी संविधान सभा फिर मैं बताया 9, 11 और 13, तो 9 को पहली बैठक हुई, ठीक है, फिर 11 और फिर 13 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया 13 दिसंबर। फिर सब लोग बैठे, टोटल मेंबर्स मैंने बताया था कि कितने, मतलब ऐसे बताया था मैंने 92, 93 और 4, मतलब 292 प्रांतों से, 94 रियासतों से और 4 कमिश्नर प्रांत कबड्डी से। तो ऐसे करके 389 मेंबर्स हो गए। इन लोगों ने चर्चा करी सब, और इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन, 2-11-18, तो अपन देखते कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया। तो अपन ने क्या देखा कि ये सामूहिक चर्चा थी, कमिटीज़ बनी थी, मैंने बताया था, छोटी बड़ी, मतलब बड़ी 8, छोटी अनेक। फिर वो एक पूरा डिस्कशन हुआ, सब लोगों को सुना, कई देशों के अपन ने संविधान को देखा ही था अपन ने, सारा 60 देशों के संविधानों का अपन ने चर्चा करी, देखा उनको, और फिर अपन ने यूँ देखते कि वो एक सामूहिक चर्चा से जो परिणाम निकला, और वो सामूहिक चर्चा जो इंस्टीट्यूशन बना रहा था उसको अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नाम दिया, जो ये बनी थी ऐसे सारी इनडायरेक्ट इलेक्शन, 10 लाख की आबादी पे 1 वोट 1 सीट, सॉरी 10 लाख की आबादी पे 1 सीट, ठीक है। तो ये सामूहिक चर्चा का परिणाम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये नॉट बाई, कि किसी एक सामूहिक चर्चा का परिणाम नहीं था। तो फिर किसका परिणाम था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए जो ट्रेडिशन है उनका। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लैंड के अंदर ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ है 1688 लिख लो, ऐसे करके फिर अनेक रिवोल्यूशन वहाँ होते गए, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो उन्होंने सीखा, ठीक है ना। फिर आज भी जैसे अपन देखते हैं यू में, जैसे यू में यूरोपियन यूनियन के अंदर जैसे डिवीजन हुआ, फिर जो भी वहाँ की ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए सारे। तो कहने का मतलब एक शॉर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि वो लोग उन्होंने बैठा और फिर बैठे और वो जैसा उनको अच्छा लगा वैसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, ऐसा नहीं है। पल पल रोज रोज वो ट्रेडिशन जो बनते जाते हैं और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वो उनका डेवलप होता जाता है, समझ गए। तो यहाँ तक आप क्या समझे अपने कि लिखित और अलिखित का मतलब ये नहीं है कि जैसे अपन देखते हैं कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे अपने को बुक फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो ब्रिटेन का नहीं है। नहीं, ब्रिटेन का भी ऐसा ही है। डालो आप एक बार अमेजोन में डालो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, तो ब्रिटेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनरिटन का, ठीक है। बाकी अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत रिटर्न है, इंडिया का भी रिटर्न है, ऐसे। तो ऐसे बुक फॉर्म में अपन को ब्रिटेन का भी मिलेगा, लेकिन वो किसी सामूहिक चर्चा का ऐसे नहीं है रिजल्ट। वो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ट्रेडिशन से उनके जो निष्कर्ष हैं उनसे वो बना हुआ है। तो जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकल 1688 का ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ठीक है ना, ग्लोरियस हिंदी में पता नहीं इसके लिए क्या वर्ड है, ग्लोरियस के लिए एक बार आप देख लेना, शायद गौरव क्रांति, हाँ गौरवपूर्ण क्रांति, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये इनका परिणाम है। मतलब आप तो वैसे लिख दो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड ट्रेडिशंस, बस इतना। एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन बाय एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन क्या था, संविधान सभा था, ऐसे। तो ये हो गया पहला विभाजन। और अनरिटन का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पूरे विश्व के अंदर वो अपने है ब्रिटेन का, यूके का, ठीक है ना, ये इसमें लिख लो यूके का। फिर अपन देखते हैं एक होता है कठोर, एक होता है लचीला। कठोर मतलब रिजिड, जिसके अंदर क्या है संविधान संशोधन से ऐसे मुश्किल होते हैं,
ठीक है, और लचीला जो है जिसके अंदर संविधान संशोधन आसान होते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन दोनों का मिश्रण है, कई मामलों में बहुत ज़्यादा कठोर है, मतलब संविधान संशोधन मुश्किल है, जैसे उसमें क्या कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, और फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस क्या है 50% से ज़्यादा राज्यों का उसमें समर्थन चाहिए, यस। जैसे जीएसटी हुआ था, जब अपने लॉन्च किया था, रोल हुआ था जीएसटी, तभी अपन ने किया था, ऐसे। फिर लचीला क्या, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लचीला भी है क्या कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ साधारण ध्वनि मत से हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं गिने जाते हैं, ऐसे। जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन साधारण बहुमत से हो जाते हैं, ध्वनि मत से एक तरह से, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं गिने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्स है, ना कठोर है और ना लचीला है। संघीय मतलब फेडरल और यूनियन एक हाथ में। देखो संघीय का मतलब क्या होता है, जैसे फेडरल कोर्ट मैंने आपको बताया, फेडरल अपने पब्लिक सर्विस कमीशन था जो 1919 के अधिनियम में आया, सारा मैंने बताया 1998 में। तो इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों की चलती है, दोनों के पास पावर होती है, ठीक है ना, ये होता है फेडरल, फेडरेशन। और यूनियन क्या है, यूनियन में केवल केंद्र की चलती है, केंद्र की, ठीक है, राज्यों को पावर होती है लेकिन चलती केंद्र की है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये फेडरल वर्ड नेचर के रूप में यूज नहीं है, फेडरेशन सब जरूर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन इंडिया का जैसे अपन पहला ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं आर्टिकल 1, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो दोनों में फिर क्या फर्क आता है, ये अपन वैसे आगे और देखेंगे, लेकिन क्या होता है फेडरेशन के अंदर क्या होता है, फेडरेशन और यूनियन, फेडरेशन का जो ट्रांसलेशन है ना वो संघीय होता है, संघीय या परिसंघीय, ठीक है, ये आगे और बताऊंगा मैं आपको, संघीय या परिसंघीय। और यूनियन का होता है संघ, जैसे संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं अपन, यूपीएससी, ऐसे। तो फेडरेशन में क्या होता है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों को पावर होती है, और ये स्टेट जब चाहे सेंटर से अलग हो सकते हैं। जैसे सीआईएस अपन देखते हैं, राष्ट्रकुल देश, ठीक है, जो यूएसएसआर के मेंबर थे, लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हुआ 91 में तो यूएसएसआर से अलग हो गए, जैसे कजाकिस्तान, है ना, जैसे अपन देखते हैं वो यूटीकेटी, बता दो कि कजाकिस्तान, यूटीकेटी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, और फिर अपने जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, सीआईएस, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, राष्ट्रकुल, राष्ट्रमंडल नहीं, राष्ट्रकुल, ठीक है। तो वो क्या है, उनको यूएसएसआर से अलग हुए तो वो हो गए, और वो सारों ने जो 12 ने बना रखी है वो एक क्या है, वो फेडरेशन है। फेडरेशन में स्टेट्स कभी भी अलग हो सकते हैं, जबकि इंडिया में क्या है, केंद्र की चलती है, ठीक है, स्टेट्स को पावर है, लेकिन कहीं पूरा एक अपन आगे पढ़ेंगे कि जो यूनिटरी फीचर्स हैं जिनमें सिर्फ केंद्र की चलती है, तो वो केंद्र के साथ पढ़ना ज़्यादा भारी, अभी चैप्टर 4 में आएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन, है ना। तो ये सारे चैप्टर आगे तक चलेंगे अपने। तो एकात्मिक केंद्र मतलब यूनियन और फेडरेशन में उन दोनों की, ऐसे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये दोनों वर्ड अपने फेडरल वर्ड यूज नहीं है, आर्टिकल 1 के अंदर से भी यूनियन यूज है, संघ, लेकिन फीचर्स दोनों की हैं कि क्या साधारण रूप में अपन देखते हैं तो दोनों को पावर से, लेकिन जैसे इमरजेंसी है 352, 353, 360, उनके तहत क्या होता है कि सिर्फ सेंटर को पावर होती है, वो इमरजेंसी वाले चैप्टर मैंने बताया हुआ है, भाग 18 जब अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक अभी ध्यान रखो, अभी ज़्यादा इसके अंदर पचड़े मत पढ़ो, आगे समय आएगा चैप्टर पढ़ोगे सब अपने आप खुलेंगे। प्रकार में देखिए, लिखित, अलिखित, लिखित एक शॉर्ट में लिखा गया, अलिखित ट्रेडिशंस का परिणाम है, कठोर संविधान संशोधन मुश्किल, लचीला बहुत आसान, दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान, संघीय फेडरल दोनों को पावर, एकात्म यूनियन केवल एक को पावर, भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण। और यहाँ पे अपन लिखित ही है, अलिखित में जैसे कोई अगर डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया तो अपन ने उसमें अपना ही ना नई चीज़ें, तो अलिखित वाली में हमारी चीज़ें, लेकिन भारतीय संविधान लिखित है क्योंकि वो एक सामूहिक चर्चा का परिणाम था, इसलिए। जैसे अपन देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ट्रेडिशंस का परिणाम नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक सामूहिक चर्चा का परिणाम है। जरूरी नहीं कि हमारे देश में वो घटना हुई, दूसरे देश में भी घटना हुई, उससे भी हमने सीखा और हम आगे बढ़े। जैसे बताओ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा है। प्रीएम्बल प्रेसिडेंट देखते हैं, वो प्रीएम्बल जैसे अपन देखते हैं अमेरिका से लेकर फंडामेंटल राइट्स लिए गए, कॉन्फ्रेंस लिस्ट देखते हैं अपने कॉन्फ्रेंस लिस्ट अपने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन अपने कनाडा से लिए हुए हैं। तो हमारे हिस्ट्री और हमारे ट्रेडिशन से मतलब नहीं है, विश्व से भी हमने सीखा है, उससे जो हमने सीखा वो हमने एक जगह बैठ के एक किताब के अंदर लिखा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रिटर्न, ये चीज़ हमने समझो। और ब्रिटेन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने अपने देश के ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री से सीखा, दूसरों से मतलब नहीं था, तो वो लिखा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं चैप्टर 3 में,
वो है संविधान और संवैधानिकता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे खास तौर पर मेंस की दृष्टि से, जैसे अपन ये टॉपिक किसकी रेलिवेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा कि अपन कोई भी, ये रोज चर्चा में रहता है ये आर्टिकल, ये चीज़, लेकिन क्या अपन को इसका एक तो रेलिवेंस नहीं पता कैसे यूज़ करना है, और ना इस टॉपिक का पता कि ये टॉपिक है क्या। तो जैसे मान लो कोई भी आलोचना जैसे अपन को करनी होती है, जैसे संविधान की आलोचना करते हैं, हर दिन नहीं होता है। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं जैसे बिहार के अंदर, और है ना, तो उसमें चल रहा है कि यार वोटर लिस्ट का रिव्यू इलेक्शन कमीशन क्या नहीं है, ढंग से काम नहीं करा रही है, वो CBI बोलते हैं केंद्र का तोता है, ऐसे है कि नहीं। फिर जैसे तीनों इलेक्शन अपन एक साथ कराने जा रहे हैं, खासतौर पर 2 संसद के और राज्य विधानसभाओं के, तो बोलते हैं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो कोई वक्त ही नहीं है, और ये तो समय पर खरा ही नहीं उतरा, है ना। कहने का मतलब आलोचना होती रहती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समय पर। तो उस आलोचना का तोड़ जो है ना, उस आलोचना का तोड़ ये टॉपिक है, समझ गए। वो हम आपको बताता हूं, ठीक है। तो टॉपिक है संविधान और संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा वर्ड इसके अंदर आया है, CONSTITUTIONALISM, ये इसमें अलग है। एन के बाद जो ना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे नेशन, नेशनलिज्म, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आ गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर अलिज्म और कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नेशन, नेशनलिज्म, संविधान और संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये चीज़ है। नेशन बोलो, नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता, तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, धीरे धीरे बोलो सब आ जाएगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो देखो ये बेसिक में आप बताता हूँ, ये टॉपिक चलेगा कैसे है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन का तो भाई अपन ने पढ़ लिया कि सिद्धांतों का समूह है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारिकता में खरे भी उतरने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अक्षर ही बन के रह जाए, ठीक है। व्यवहारिकता में जब वो खरे उतरते हैं ना, तो उसी को अपन बोलते हैं संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कई बार अपन जैसे देखते हैं कि जैसे मान लो सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, लेजिस्लेटिव अलग काम करेगी, लेकिन दोनों के अंदर टकराव होता है, NJC बना लेकिन वो निरस्त कर दिया गया। तो संविधान तो है, लेकिन यार वो संविधान में जो सिद्धांत लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग देश नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब संविधान तो है, लेकिन संवैधानिकता का अभाव है देश के अंदर, ऐसे ही काम आता है ये टॉपिक। तो जब बुराइयाँ होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, ऐसे सब देशों से लिखा हुआ सारा जो अपन बताएंगे, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, कहीं ना कहीं संवैधानिकतावाद नहीं आ रहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, तब ये काम में आता है टॉपिक अपने को, समझे। तो क्या है, संविधान और संवैधानिकता से या संवैधानिकवाद की अवधारणा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देश के पास संविधान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संवैधानिकता हो। देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। उदाहरण के लिए तानाशाही वाला देश संविधान वाला देश कहा जा सकता है, ठीक है। चीन तानाशाही, संविधान है, वहाँ का चल रहा है, कहा जाता है, लेकिन संवैधानिकता वाला नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे मैंने बताया, भारत के अंदर जब अपन देखते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जो अपने जुडिशरी के अंदर अपन देखते हैं द्वेष हुआ, सारा हुआ, मनमुटाव है, तो अपन कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर यहाँ आ रही है ना, वही चीज़ इसके अंदर यहाँ आ रही है, उसका अपन को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है क्या, सिर्फ फिर संवैधानिकता को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, संवैधानिकता सभ्य सरकार वाली व्यवस्था का ही दूसरा नाम है, सभ्य सरकार, सिविलाइज्ड गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम है, समझ गए। जब देश का संविधान सरकारी शक्ति पर सीमा लगाता है, केवल तभी देश में न केवल संविधान बल्कि संवैधानिकता भी होती है। कहने का मतलब जब वो प्रिंसिपल्स पूरे देश के हित के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र जब लोक के हित के लिए जब काम करता है, तभी अपन बोलते हैं कि संविधान ने संवैधानिकता को इम्प्लीमेंट किया है, यह संवैधानिकता है देश के अंदर। आज अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पता चले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के अंदर क्लेश चल रहा है, मन चाहे तो सरकार इमरजेंसी लगा रही है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी काम का नहीं है, फेल हो गया वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन तब आता है जब एक सभ्य सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने देने का वादा किया था वैसे काम करे, तब अपन बोलेंगे देश में संवैधानिकवाद भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ये चीज़। फिर ऐसे अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या संवैधानिकता की 8 विशेषताएं होती हैं, 8 सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। इसको 7 कर देना, इसको मैंने मिक्स कर दिया, ये बुक में लिखा हुआ 7 कर देना।
कौन कौन सी? लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी। लोकप्रिय सोवरेंटी का मतलब क्या होता है कि जनता चुनती है सरकार को, डायरेक्ट इलेक्शन, वो लोकतंत्र, डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा शासित लोग चुने जाते हैं जो लोगों को गवर्न करते हैं, यूँ ये होती है पॉपुलर सोवरेंटी। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स में और अच्छी तरह पढ़ोगे कि सब कानून की नजरों पर आर्टिकल 14 आएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 लिख लो। लोकतांत्रिक सरकार, जिम्मेदार व जवाबदेह, जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल एंड जवाबदेह अकाउंटेबल, ये लोकतांत्रिक सरकार है। तो जब अपन भाग 5 में संसद पढ़ेंगे तब आप ये समझोगे। शक्तियों का प्रतिकरण, सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन, कंट्रोल एंड बैलेंस। ठीक है, तो जो है यूनियन 5 पार्ट 5 जो अपन पढ़ते हैं यूनियन, तो उसमें आता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 स्तंभ, 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसे स्वतंत्र न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कानून द्वारा शासित पुलिस, ऐसा नहीं पुलिस मनमानी करे, वो तो पुलिस राज्य हो जाएगा, पुलिस स्टेट। कानून द्वारा शासित, जैसे वो कानून को इम्प्लीमेंट करेगी और कानून से अलग वो काम नहीं कर सकती पुलिस। ठीक है, फिर व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, तो ये वही फंडामेंटल राइट्स आपने बुक के अंदर लिख दिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, मनचाहे इमरजेंसी लगा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब आएगा? जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान होगा देश के अंदर, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो ऐसे करके ये अपने ये 7, जैसे अपन ने देखा कि 7 पैमाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। पॉपुलर सोवरेंटी हुआ, रूल ऑफ लॉ हुआ, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका हुई, कानून द्वारा शासित पुलिस हुई, और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। तब अपन बोलेंगे कि देश के अंदर संविधान भी और संविधान के साथ साथ संवैधानिकता भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अपने शॉर्ट एंड स्वीट है। चैप्टर 2 है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मसाला है नहीं, तो ज़्यादा अपने को इसके अंदर, चैप्टर 3 इसके अंदर ज़्यादा अपने को नहीं जाना है। ठीक है ना, तो संविधान क्या है? सिद्धांतों का समूह है। कार्य क्या है? राज्य की प्रकृति बताता है, राज्य की सीमा बताता है, मूल्य, मौलिक अधिकार, डायरेक्ट प्रिंसिपल, मौलिक कर्तव्य और नीति दे सकता है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, अच्छा संविधान संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए और अपने व्यापकता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, माइनर, मेजोरिटी, सबकी रक्षा करें। संविधान के प्रकार लिखित, अलिखित, कठोर और सरल, और तीसरा अपने संघीय व एकात्मक। ठीक है, संविधान और संवैधानिकता, संविधान ने लिख दिया कैसी होनी चाहिए सरकार, लेकिन जब वो धरती पे आगे प्रैक्टिकलिटी में उतरती है वो, तब अपन बोलते हैं कि संवैधानिकता भी देश के अंदर है। ऐसे देखो, ये शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, ये 8 फीचर्स याद रखो, टेस्ट में पूछूंगा। ओके, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे चैप्टर 4, वो काफ़ी ईजी है, सैलेंट फीचर्स का। ओके, ये